जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग का एक सीरीज चल रहा था तिरंगा मिशन के तहत। जो सीरीज चल रहा था वो सीरीज था भूगोल का। और भूगोल का जो किताब हम लोग पढ़ रहे थे, उस किताब में हम लोग देख रहे थे क्या कि जो पहला जो चैप्टर हम लोग का था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो हम लोग का पहला जो चैप्टर था प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और उसमें संसाधन का हम लोग परिचय जाने थे कि संसाधन क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद संसाधन का संरक्षण कैसे हम लोग करेंगे, उसके बाद सतत विकास की अवधारणा को देखे थे। ये सारी बातों का अध्ययन हम लोगों ने पिछली कक्षा में किया था। इसके अलावा संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, इन सब बातों का हम लोग विवरण अध्ययन पिछली कक्षा में कर चुके थे। आज का जो चैप्टर है, और हाँ एक बात जरूरी बात यह है कि सर इसका जो क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा तो बता दें। क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपका, एक नंबर लिखना है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, वहां से आपका क्वेश्चन आंसर, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हम लोग का, वहां से क्वेश्चन आंसर आपको चला जाएगा, ठीक है। अन्यथा क्वेश्चन आंसर अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो पॉइंट में आपसे, पॉइंट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाले हैं, पॉइंट में ही आपके सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्म में मिले हमें, तो ये हमारा नंबर व्हाट्सएप लिख रहे हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये 7 है 78 70 57 85 73, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। यहाँ आपको पीडीएफ प्लस नोट्स, ठीक है ना, प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। ये वो भी हैंड रिटन, कौन सा हैंड रिटन नोट रहेगा। हैंड रिटन से बढ़ के और कोई नोट नहीं होता है। तो हैंड रिटन नोट आपका क्वेश्चन आंसर का, किसका, क्वेश्चन आंसर का प्लस ऑब्जेक्टिव का। वैसे ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्म में ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेंगे जो क्वेश्चन आंसर हम लोग का होगा वो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और वहां आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से लिखा हुआ। क्योंकि क्वेश्चन आंसर इतना लिखेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा और आपका टाइम भी खराब होगा, ठीक है ना। वैसे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होते हैं अंदर में उसका हम सारा क्वेश्चन आंसर करते हुए जाते हैं, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तब, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आंसर बच जाता है उसको हम लोग यहाँ पे आप मैसेज करिएगा है लिख करके, पीडीएफ के रूप में आपको चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़े, बात करें। हम लोग आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर पे बात करें, उस मुद्दा पे हम लोग बात करें। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संसाधन के तहत ही पढ़ने वाले हैं, भूमि संसाधन। चैप्टर क्या है, भूमि संसाधन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, भूमि संसाधन। क्या पढ़ने वाले हैं, भूमि संसाधन चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे जो पिछली कक्षा थी वो संसाधन का परिचय पर हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ये भूमि क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर ये भूमि क्या होता है। अगर हम पॉइंट की बात करें, सबसे प्रथम बात, ये भूमि, ये लैंड क्या होता है, ठीक है। भूमि अर्थात ये लैंड किसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए परिभाषा देने के क्रम में इसकी कई परिभाषाएं हो सकती है। ऐसा नहीं कि मतलब जो परिभाषा हम लिखाएं या जो किताब में लिखा हुआ ये सब अपना अपना हिसाब से दे सकता है। क्योंकि भूमि को परिभाषित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीधा सिंपल सा बात है कि भाई पृथ्वी का जो ठोस भाग है वह भूमि है। अब ठोस भाग में आपका पर्वत भी आता है, पठार भी आता है, घाटी भी आता है, तो ये सारे के सारे भाग भी भूमि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। यहाँ भूमि का अर्थ ये नहीं समझना है कि जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर खेती करते हैं, जिसको जोत करके खाते हैं, जिस पर अन्न उपजाते हैं, वो यहाँ पर भूमि की बात नहीं हो, वो मिट्टी में चली जाएगी, ठीक है ना। तो भूमि किसको कहेंगे, तो पृथ्वी का जितना भी कठोर हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, भूमि कहलाएगा। पृथ्वी का कठोर हिस्सा, पृथ्वी का कठोर हिस्सा भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथ्वी का जो कठोर हिस्सा है वो क्या कहलाता है, भूमि कहलाता है। वैसे भूमि स्त्रीलिंग है तो कहलाती है, पृथ्वी का कठोर हिस्सा भूमि कहलाती है। यानी पृथ्वी का जितने भी कठोर हिस्सा, कठोर में आपका कौन कौन आ जाएगा, जो मैदानी इलाका वो भी आ जाएगा, पर्वतीय इलाका आ जाएगा, पठार वाला बात आ जाएगा, घाटी आ जाएगा, सिर्फ जल को छोड़ करके। अभी जल की बात नहीं कर रहे, जल भी वैसे भूमि पर ही है, ठीक है ना, जल की बात नहीं करते। अमूमन हम लोग भूमि का जो इस्तेमाल करते हैं वो
पृथ्वी के कठोर सतह के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। जितना भी कठोर हिस्सा होगा वो भूमि कहलाएगा, ठीक है। वैसे जल भी कुछ जो है वो भूमि पर ही है, ठीक है ना, तो जल भी भूमि पर है। तो अब इसमें 2-3 पॉइंट आता है, ये आपका मतलब समझने लायक क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछता नहीं है। अगर कोई परिभाषा आपसे पूछ दे बताइए भाई भूमि क्या है, तो उसको एक लाइन में बस इतना कह देना है कि भूमि पृथ्वी का जो कठोर हिस्सा है वह भूमि है। क्या है? पृथ्वी का कठोर हिस्सा क्या है? भूमि है। अब देखिए भूमि पर जल भी है, ठीक है ना, तो जल वाला भाग को अभी हम लोग रिमूव करेंगे, जल वाला भाग को अभी मत इसमें कंसीडर करेंगे, जल वाला के लिए अलग चैप्टर दिया हुआ। तो अब बात आता है, आप देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि भूमि एक अचल संसाधन है। भूमि एक क्या है? भूमि एक अचल संसाधन। अचल मतलब चलने वाला नहीं, अस्थाई है। भूमि एक क्या है? अचल संसाधन है, ठीक है। इसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा करके नहीं ले जा सकते। आप बहुत ही विद्यार्थी मन में आता होगा, सर जी जो मिट्टी काट करके फिर हम ले जाते हैं और रखते हैं, सो अरे बुर्बक वो नहीं, वो समझिए कि वो तो निर्जीव है। निर्जीव पदार्थ को यानी स्वयं जो चले, जैसे कुछ ऐसा पदार्थ है जो स्वयं चलता है, लेकिन भूमि स्वयं नहीं चलता है। ये अचल संपत्ति है, ठीक है, ये चल नहीं सकता है, ये एक स्थान पर स्थिर रहता है। तो भूमि क्या है? भूमि एक अचल संसाधन है। भूमि क्या है? भूमि एक अचल संसाधन। इसके अलावा हम लोग और भी बात करेंगे भूमि क्या है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये भी बात आप लोग लिख लेंगे, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। चूंकि ये प्रकृति द्वारा दिया गया है इस वजह से प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है भूमि एक डैश संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन। भूमि एक डैश संसाधन या संपत्ति है, अचल संसाधन या अचल संपत्ति है, ये भी बातें आ सकता है। अब बात आता है कि मानव जो है, मानव समस्त आर्थिक क्रियाकलाप, मानव समस्त आर्थिक क्रियाकलाप भूमि पर ही संपन्न करता है। आप देखिए यानी जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप कहने का अर्थ है कि हम लोग खेती बाड़ी, उसके बाद उद्योग धंधा जितने भी हैं, सारा का सारा हम लोग रहते भी हैं कहाँ पे? तो भूमि पे रहते हैं, ठीक है ना। अब भूमि पे रहने का अर्थ है कि हम लोग मैदानी इलाका वाला भूमि में रहते हैं। भूमि में पर्वत भी आता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो मानव समस्त आर्थिक क्रियाकलाप किस पे करता है भाई? भूमि पर ही करता है। जितने भी आपके खेती बाड़ी से लेकर के रहना, ठीक है ना, बसना, सारा का सारा क्रियाकलाप किस पे होता है? तो भूमि पे होता है। अब इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भूमि एक मौलिक संसाधन है कैसे? क्वेश्चन है इसमें हम डाल सकते हैं, पूछ भी सकता है आपसे बोल, चुकी इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न पूछा गया था 2025 का, वो बीच बीच से उठा करके पूछा गया था। जब तक आप एक एक पॉइंट क्लियर नहीं करते हैं, किताब के अंदर से नहीं पढ़ते, तब तक आपका प्रश्न बनने वाला नहीं है। इसी में मान चलिए अगर हम अभी बना रहे हैं, बोर्ड का जो लेवल होगा बोर्ड अपना हिसाब से बनाएगा, तो हम क्यों ना करें कि एक एक लाइन पढ़ते हुए निकले, जिससे एक भी प्रश्न हम लोग का नहीं छूटे। तो मानव समस्त आर्थिक क्रियाकलाप किस पे करता है? भूमि पे ही संपन्न करता है। इसके अलावा भूमि एक मौलिक संसाधन है। भूमि एक मौलिक संसाधन है। क्योंकि इस पर समस्त आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, ठीक है, कृषि कार्य, ठीक है, उद्योग धंधा, रहना इत्यादि संपन्न होता है। इत्यादि किससे क्या होता है? इत्यादि इसी पे संपन्न होता है। अतः भूमि एक क्या है? मौलिक संसाधन है। भूमि एक मौलिक संसाधन है। क्या है? भूमि
भूमि एक मौलिक संसाधन है। बात समझ गए? मौलिक मतलब एकदम प्राइमरी, जो प्राथमिक होता है वो संसाधन है भूमि। चूंकि अगर भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग का जो नित्य दिनचर्या है, ठीक है ना, वो प्रभावित हो जाएगा। जैसे कृषि कार्य एकदम नितांत आवश्यकता है भाई, भूमि का जो समतलीय भाग है वो नहीं रहेगा, उपजाऊ भूमि नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। फिर हम लोग खाएंगे फिर कहां से? उसके बाद उद्योग धंधा, रहना, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, ठीक है, तो वो भूमि पे ही होता है। इस वजह से भूमि को हम लोग मौलिक संसाधन या प्राइमरी संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग, मानव जो है वो दिक्कत में आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारा है कि पशुचारण हम लोग करते हैं, इसी पे खनन कार्य करते हैं, बहुत सारा क्रियाकलाप हम लोग भूमि पे करते हैं। तो इस वजह से भूमि क्या है? मौलिक संसाधन की श्रेणी में भूमि को हम लोग रखेंगे। इसके बाद है जो भूमि संसाधन का जो भौतिक स्वरूप, भौतिक मतलब जो ईश्वर दिया हुआ है, ईश्वर के द्वारा दिया गया जो प्राकृतिक स्वरूप है, वो स्वरूप की हम लोग बात करने वाले हैं। भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप, ठीक है, क्या देखने वाले हैं? भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप। भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। भौतिक या प्राकृतिक स्वरूप, भौतिक या प्राकृतिक स्वरूप, ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं। पहले आप लोग क्या करिए, पहले आप लोग इसको ऊपर वाला को नोट करिए, ठीक है। जो अगर समझ में आए तो कमेंट में निश्चित तौर से छोड़ा करिए, ठीक है। तो भूमि क्या है? हम लोगों ने देखा भूमि क्या है, तो भूमि पृथ्वी का कठोर सतह है, कठोर हिस्सा है, ठीक है। भूमि एक अचल संपत्ति या अचल संसाधन, चूंकि ये चल नहीं सकता इसको अपने मन से। उसके बाद भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि मानव समस्त आर्थिक क्रियाकलाप किस पे करता है? भूमि पे ही संपन्न करता है, ठीक है। और भूमि एक मौलिक संसाधन है क्योंकि इस पर समस्त आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि कार्य, उद्योग धंधा, रहना, खनन कार्य इत्यादि संपन्न होता है, अतः भूमि एक मौलिक संसाधन भी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप क्या है। भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप क्या है कि आखिरकार ये भूमि जो है ये किस किस रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। भूमि किस किस रूप में पाए जाते हैं हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए ऊपर वाला आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग लिखते हैं कि भूमि का हम लोग स्वरूप देखने वाले, मिटा रहे हैं, ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं? भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप हम लोग बात करेंगे। चलिए क्या बात करेंगे हम लोग? भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप हम लोग बात करने वाले हैं। एक मिनट थोड़ा, तो भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप। अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप। भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप, यानी भूमि जो है वो किस किस रूप में है। भौतिक स्वरूप की हम लोग बात करें तो भूमि संसाधन का जब भौतिक स्वरूप की बात किया जाए तो ये 3-4 रूप में पाए जाते हैं। पहला है भाई साहब पर्वत, पर्वत किस रूप में है? पर्वत, ठीक है। दूसरा है कि भाई साहब ये पठार के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद है ये पर्वत पठार हो गया, ये घाटी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। घाटी, पहले मैदान लिख लेते हैं, मैदान, उसके बाद घाटी, ठीक है, इत्यादि के रूप में भूमि पाए जाते हैं। अब देखिए भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप, भौतिक कहने का अर्थ है ये जो भूमि है वो किस किस रूप में है पाई जाती है। जैसे अगर हम बात कर दें कि ये जो कॉपी है या ये किताब है ये किस किस रूप में पाया जाता है, ये या मोबाइल है ये किस किस रूप में पाया जाता है, तो बोलेगा भाई साहब मोबाइल का जो शेप रहता है वो आयताकार रहता है, कोई मोबाइल फोल्डिंग वाला आता है, कोई मोबाइल गोलाकार रहता है, वैसे गोलाकार बहुत कम रहता है। मतलब ये स्वरूप हम बताते हैं। कोई मोबाइल क्या कहते हैं उसका बॉडी होता है, प्लास्टिक का बॉडी होता है, कोई स्टील का बॉडी होता है, मतलब कई प्रकार के हम लोग विवरण दे सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से है कि भूमि संसाधन के जब हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो भूमि किस किस स्वरूप में पाए जाते हैं, किस किस रूप में उपस्थित हमारे पास होते हैं। क्योंकि भूमि का भी हमने परिभाषा क्या लिखा है कि पृथ्वी के सतह का कठोर हिस्सा, तो कठोर हिस्सा पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, घाटी भी है,
अब बात आता है कि सर ये पर्वत हम लोग किसको कहेंगे, ये पर्वत क्या होता है। तो इतना बात याद रखिएगा कि समुद्री तल से खूब अधिक ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है, जिसका जो ऊपर का स्वरूप रहता है वो नुकीला टाइप का बना रहता है, इस टाइप से जो बना हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है, पर्वत में आता है, यानी ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना, खूब उठा हुआ भाग, ठीक है, जो नुकीला आकार का इसे शेप बना करके रहता है वो किस में आएगा, पर्वत की श्रेणी में आएगा। किसमें, इसको क्या बोलेंगे, पर्वत। पर्वत क्या परिभाषा एक बार समझिए, यानी समुद्री तल से खूब ऊपर उठा हुआ भाग, जो खूब ऊपर उठा हुआ भाग जो नुकीले आकार का शेप बनाता है वो पर्वत की श्रेणी में आता है। अब बात आता है सर ये पठार किसको कहते हैं, तो पठार होता है थोड़ा उठा हुआ, 500 मीटर फीटा बहुत उठा हुआ रहेगा और इस टाइप से रहेगा, वो इस टाइप से बना हुआ रहेगा, कहीं बस थोड़ा, कहीं ऐसे है, फिर कहीं ऐसे है, उतना भी ऊपर था, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे बना हुआ है। इस शेप से बना हुआ भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इस शेप से जो बना हुआ भाग रहेगा उसको हम लोग पठार बोलेंगे। यानी है भूमि से भी उठा हुआ रहेगा लेकिन इतना नुकीला टाइप से ये नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये समतल रहेगा और चकोर टाइप से रहेगा, तो ये किस में आ जाएगा, इसको हम लोग पठार बोलेंगे। पर्वत ये वाला भाग हुआ गया जो नुकीला टाइप से रहता है। मैदान तो आप लोग जानते हैं जो समतलीय भाग है, समतलीय भाग जो बहुत कम गहरा रहता है, बहुत कम आप कहीं कहीं पोखरी आ जाता है, कहीं गड्ढा आ जाता है, तो वो भी समतलीय भाग की श्रेणी में आएगा, ठीक है, वो भी किस में आएगा, समतलीय भाग की श्रेणी में आएगा। बात समझे ना, तो वो हो जाएगा मैदान वाला, यानी समतलीय भाग जो होगा वो मैदान वाला। अब घाटी क्या होता है, तो घाटी होता है दो पहाड़ों के बीच, जैसे ये पहाड़ या पर्वत एक ही होता है, ठीक है ना, तो दो पहाड़ के बीच जब आप देखिएगा जैसे एगो पहाड़ इधर से उठा हुआ ऐसे है और बीच में इतना गैप है और एगो पहाड़ इधर से उठा हुआ है, ये जो बीच में जो गैप वाला भाग देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी दो पहाड़ों के बीच जो बीच वाला जो भाग होता है वो भाग क्या होता है, घाटी होता है। मान लीजिए ऐसा एगो पहाड़ ऐसा और बीच से नदी टाइप का जल कुछ बह रहा है, गड्ढा है, तो वो हो जाएगा आपका घाटी हो जाएगा। ये बात चार समझ में बातें आ गई, ये चार बात आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। तो यानी हमारा जो भूमि है ये इस रूप में पाए जाते हैं, यानी भूमि का जो भौतिक स्वरूप है ये रूप है, ठीक है, यानी भूमि का जो भौतिक स्वरूप है, भूमि कितने भौतिक रूप में पाए जाते हैं, तो 4-5 भौतिक रूप में भूमि पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है। बात समझ में है, इसको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपसे पूछेगा भी नहीं और आप 11th में जाते हैं, ठीक है, और अगर उच्च क्लास में जाते हैं या 7th में भी ये बात अध्ययन करना था कि पठार किसको कहते हैं, भाई साहब मैदान क्या होता है, घाटी क्या होता है। अभी अनावश्यक लिखेंगे तो दिक्कत ही आएगी, ठीक है ना, बस अगर समझ गए होंगे तो इसको अपना मन से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं जो भारत में जो है भूमि का बंटवारा की हम लोग बात करते हैं कि भारत में भूमि का बंटवारा, भारत में भूमि का बंटवारा की हम लोग बात करते हैं, बंटवारा। अब देखिए भारत में जो हमारे पास भूमि है, भूमि सब स्वरूप में पाया जाता है, ठीक है, ये सारे स्वरूप में है। तो भाई भूमि किस मतलब कितना कौन भाग छिका हुआ है, कितना भाग पर्वत छिका हुआ है कुल भूमि का, कितना भाग पठार छिका हुआ है, कितना भाग मैदान छिका हुआ है, कितना भाग घाटी छिका हुआ है। तो जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मतलब जो ये भूमि संसाधन जिसके पास कंट्रोल रहता है वो बताया है कि 43% भाग जो है आपका, ये 43% भाग ये किस भाग में आता है, बोला कि 100 है, 100 में से 43% भाग क्या है मेरे पास, मैदान है। कौन सा भाग है, मैदान, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो ज्यादा उथला भी भाग नहीं है, समतल है, ज्यादा गहरा भी नहीं है, ज्यादा उथला, एकदम समतलीय सतह है। अब कहीं कहीं गड्ढा मिल जाता तो दूसरा बात है, कहीं पर वो भी मैदान में ही आएगा, ठीक है ना, इतना बात याद रखिए। तो 43% कुल भूमि का, भारत में भूमि का बंटवारा में हम लोग देखते हैं कि कुल भूमि का जो है, कुल भूमि 100 किसी भी देश में रहता है, कुल भूमि का 43% भाग क्या है, मैदान है। कितना है, 43% भाग मैदान है। कितना है, 43% भाग मैदान है। 30% भाग पर्वत है। कितना प्रतिशत पर्वत है, तो 30% भाग कुल भूमि का क्या है, पर्वत है। कितना प्रतिशत, 30%। और जो 27% है आपका, वो 27% क्या है, पठार है।
27% क्या है, पठार है। तो इतना देखिए 100 पुर जा रहा है क्या, 43 और 27 कितना हुआ, 7 4 2 6 70 30, 100 पुर ज्ञान, यानी 100 में कुल भूमि हमारे पास 100 में से 43% भाग क्या है भाई साहब, मैदान है। ठीक है, उसी पे 30% भाग पर्वत है और 27% भाग पठार है। ये भारत में भूमि का बंटवारा है कि भारत में इस तरह से भूमि को बांट करके रखा गया है कि 43% भाग पर मैदानी इलाका है, ठीक है, 30% भाग में भारत में पर्वत है और 27% भाग भारत का जो भूमि है उस पे क्या है, पठार है। अब इसी में एक तो बात आता है, ये जो पर्वत है ये 12 मासी नदी जो 12 महीना तक बहती है उसकी परवाह की दर को सुनिश्चित करता है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि पर्वत 12 मासी नदियों के पर्वत, यहां नहीं लिख रहा है, एक मिनट हो जाइए, इसको हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे कि पर्वत 12 मासी नदियों के प्रवाह की दर को सुनिश्चित करता है। क्या करता है, सुनिश्चित, फिक्स करता है, पर्वत ही सुनिश्चित करता है। जो नदी 12 महीना बहती है उसकी प्रवाह की दर को कौन सुनिश्चित करता है, तो पर्वत सुनिश्चित करता है। ये बात एकदम कान खोल के हटा लीजिए बात, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले मृदा के बारे में। आखिर ये मृदा क्या होती है, हम लोग अभी देख के आ रहे थे तो भूमि देख रहे थे, भूमि पर ये सब बात था, लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो उसमें मेन पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में। अभी ये सब मृदा में किस भाग का आएगा, तो मैदानी इलाका वाला भाग का अध्ययन करें। वैसे पर्वतीय मृदा भी होती है, ऐसा नहीं कि पर्वतीय मृदा नहीं होती है उसमें, लेकिन अमूमन तौर पे अगर हम देखें, अमूमन तौर पे तो हम लोग मैदानी इलाका में जो मृदा स्थित रहेगी उसी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए मिटाते हैं, फिर अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग अगले, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे। आगे की ओर अगर हम बात करें हम लोग तो वो है मृदा, ठीक है, यही हम लोग का मेन पढ़ना है और मृदा के प्रकार पढ़ते जाना है, तो हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर चलिए जो अब हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे मृदा, सॉइल। अगला क्या हम लोग का टॉपिक रहेगा, मृदा यानी सॉइल, SOIL, सॉइल मतलब मृदा या मिट्टी, इसको हम लोग मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्या कहते हैं, मिट्टी। तो अब हम लोग बात करते हैं सर आखिरकार ये मिट्टी या मृदा क्या होता है। तो देखिए मिट्टी या मृदा का अमूमन अध्ययन हम लोग करते हैं कि जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी पतली परत होती है, गौर करिएगा क्या हमने बोला है कि पृथ्वी की, भूमि की ऊपरी की, पृथ्वी या मैदानी इलाका का जो सबसे पतली परत रहता है उसी को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, मृदा या मिट्टी की श्रेणी में रखेंगे। वैसे और भी इसका परिभाषा है कि असंगठित पदार्थों का, यानी संगठित नहीं है, क्या समूह है उसमें आपका क्या कहते हैं, पर्वत, धूल, कण, मिट्टी, जलवायु, मतलब बहुत सारा कारक उतर रहा है। असंगठित पदार्थ, ठीक है ना, उसमें एक संगठित नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारा पदार्थ होता है, पर्वत भी रहेगा, पठार का कण, धूल कण, बहुत सारा कण, ठीक है, कंकड़, ये सब, तो वो हो जाएगा असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित। अगर इसका परिभाषा हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी का, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी पतली परत क्या है, मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। फिर से गौर करिएगा क्या हमने लिखा है कि मृदा जो है असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी पतली परत, कौन सा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो पतली परत रहता है जो उपजाऊ होती है। अब ऐसा नहीं है कि सब मृदा उपजाऊ ही होगी,
यानी कहने का अर्थ यहाँ समझिए कि असंगठित पदार्थ, असंगठित मतलब एक ही पदार्थ नहीं आएगा, उसमें भिन्न भिन्न पदार्थ का मिश्रण रहेगा, से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी पतली परत, जो ऊपर में रहता है लेयर, एकदम सबसे ऊपर पतली परत, वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका मिट्टी या मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है, मिट्टी या मृदा। अब इसी में एक पॉइंट लिखेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसा संसाधन, ये भी पूछता है, मिट्टी या मृदा कैसा संसाधन है, ये ऑब्लिक का साइन है। मिट्टी या मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है, नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है वो, नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। जो मिट्टी या मृदा क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय क्यों है, क्योंकि इसकी प्राप्ति हमें पुनः हो जाती है, इसमें भौतिक रासायनिक लगता है। अब इसमें भी एक बात याद रखिए कि मृदा निर्माण में लगता है लंबा समय, लेकिन ये कभी खत्म होती है, नहीं होती है। मृदा ज्यों की त्यों बनी रहती है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये नहीं इसको समझ लेना है कि सर आप देखिए बनता है ये बहुत लंबा समय में, लेकिन खत्म नहीं होता है तो स्थिर ही। लेकिन कोयला आप देखिए एक बार बन जाता है, फिर खत्म, फिर उसको प्राप्ति के लिए आप जगह हेरिए, कहाँ कोयला बना है, कहाँ लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों तक, कहाँ क्या कहते हैं जैव पदार्थ जीवाश्म ईंधन दबा हुआ था जो कोयला में बना, परिवर्तित हुआ। लेकिन मृदा जो है एक नवीकरणीय संसाधन, क्यों, क्योंकि इसकी प्राप्ति हमें पुनः होती रहती है। ठीक है, इसमें कोई उतना लंबा समय नहीं लगता है। अब हम लोग बात करते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण, क्या बात करते हैं, मृदा निर्माण। तो देखिए मृदा निर्माण जो है अपक्षय क्रिया द्वारा होता है। ठीक है ना, कहा जाता है कि मिट्टी का जो निर्माण है वो अपक्षय क्रिया द्वारा, किसके द्वारा होता है, अवक्षय क्रिया द्वारा। तो मृदा का निर्माण में चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से होता है। तो इसमें लिखेंगे इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका यानी मृदा का, इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों टूटने फूटने कॉमा रासायनिक भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा लंबा समय के बाद होता है, लंबा समय के बाद होता है। ठीक है, इसी में अगर हम लोग बात करें तो मृदा निर्माण अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। मृदा निर्माण एक अत्यंत क्या है, धीमी प्रक्रिया है। मृदा निर्माण एक अत्यंत क्या है, अत्यंत धीमी प्रक्रिया, यानी बहुत एकदम न्यून, मतलब इतना धीमे से मृदा का निर्माण था। धीमी का मतलब इससे लंबा समय लगता है। ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तब चूंकि चट्टान टूटता है, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन, वर्षा हुआ, गला पचा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन हुआ, ताप दाब, जैविक क्रिया हुआ, हिमस सूक्ष्मजीव कीड़ा मकोड़ा मरा, उसके बाद मिट्टी बनता है। ठीक है, तो लंबा समय लगता है इसको बनने में। मृदा निर्माण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया, क्या है, अत्यंत धीमी प्रक्रिया। अब मिट्टी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। मिट्टी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय। यहां में लिखेंगे मिट्टी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षय, मतलब अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। यानी अपक्षय द्वारा, अपक्षय मतलब होता है कि सड़ने गलने टूटने फूटने रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन सब मिल करके मृदा का निर्माण करता है। तो मिट्टी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। आप एक तो बात गौर करेंगे आप लोग, यहाँ अगर दिख रहा होगा तो एक बात हम समझाना चाह रहे हैं, उस बात को गौर करेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये लेयर हुआ पृथ्वी का, क्या हुआ, ये लेयर हुआ भूमि का। अब देखिए जो सबसे जो ऊपर का जो परत है, देखिए इसको हम 4 लेयर में विभाजित करेंगे, 2 3 4 लेयर में विभाजित करेंगे। तो ये जो सबसे ऊपर का जो लेयर है ये उपजाऊ होता है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। जो सबसे ऊपर में जो लेयर पाया जाता है भूमि का, ये क्या होता है, ह्यूमस। ह्यूमस होता है पृथ्वी का उपजाऊ भाग। क्या होता है, ह्यूमस, ये उपजाऊ होता है।
क्या होता है, उपजाऊ होता है। फिर अगर लेयर सेकेंड में अगर आए तो लेयर सेकेंड को कहते हैं ब स्तर। ब स्तर में बालू और कीचड़ सब आता है। क्या इसमें रहता है, इसमें रहता है बालू, आपका पंख, पंख मतलब कीचड़, ठीक है, बालू और क्या रहता है, कीचड़, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, ठीक है। अगर तीसरा स्तर की बात करें तो इसमें ऋतु क्षरण द्वारा, ऋतुओं के परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, इसमें मृदा का निर्माण होता है। इसमें आपका बनता है बालू क्षरण, मतलब इसमें आपका टीका का धूल कण रहेगा, ऋतु क्षरण के द्वारा बनता है। उसके बाद जो नीचे जो रहता है सबसे निचला जो स्तर है वो है मूल स्तर, ठीक है, यही ये है मूल स्तर। मूल स्तर के बाद ऋतु क्षरण, ऋतु क्षरण में धूल कण ये बनता है और इसमें बालू और पंख बनता है। पंख मतलब कीचड़ होता है और सबसे ऊपर का भाग क्या होता है, ह्यूमस होता है। तो इतना बात था मृदा में, ठीक है। और अगला कक्षा में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकारों के बारे में, ठीक है, विस्तृत तौर से। अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आया हो तो वो जरूर कमेंट कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।